तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इनका बिजनेस मॉडल होता क्या है और बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है क्लाइंट्स को एक्वायर करना, नए नए क्लाइंट्स को एक्वायर करना। तो हम थोड़ा सा रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं एंजल वन के। तो अगर हम बेसिकली आउटसेट में देखें तो इस क्वार्टर का रिजल्ट अगर हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो उतना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अगर हम इस क्वार्टर का रिजल्ट लास्ट प्रीवियस ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा रहा। कंपनी का रेवेन्यू आई थिंक 73, एक बार देख लेता हूँ मैं, 73% से कंपनी का 74% से कंपनी का नेट रेवेन्यू में जंप आया है, विच इज़ अ ह्यूज जंप। बिकॉज इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी नए नए कस्टमर्स को, नए नए क्लाइंट्स को अच्छे से एक्वायर कर रही है। और अभी करंटली कंपनी का जो मार्केट शेयर है, विच मीन्स इंडिया में जितने भी कस्टमर्स के पास डीमैट अकाउंट्स हैं, आपके पास भी अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो एक डीमैट अकाउंट होगा। तो इंडिया में जितने भी डीमैट अकाउंट्स हैं ना, तो 15% डीमैट अकाउंट एंजल वन से एसोसिएटेड है, वो एंजल वन के प्लेटफॉर्म है। तो इट्स अ गुड मार्केट शेयर। बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर भी नहीं है, लेकिन ये कंपनी लगातार क्लाइंट्स को एक्वायर कर रही है और अपना मार्केट शेयर दूसरी दूसरी डिस्काउंट ब्रोकिंग एजेंसी से एक्वायर कर रही है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। और अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी 37% से के अराउंड ईयर ऑन ईयर जंप किया है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई बहुत ज़्यादा ना रेवेन्यू में जंप है, और इनफैक्ट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आपका वो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन किया है। और लास्ट में हम एक थर्ड फाइनेंशियल मैटर की बात करते हैं, वो होता है आपका मार्जिन्स। तो मार्जिन्स भी इस बारी कंपनी के थोड़ा सप्रेस हुआ, आई थिंक 37% के अराउंड आ गए हैं। पहले ये मार्जिन्स होते थे 40-50 की रेंज में भी मार्जिन्स गए हैं। तो मार्जिन्स में भी आपका कंप्रेशन आया। मार्जिन्स में कंप्रेशन बेसिकली इसीलिए आया, कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन में भी क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि जो फर्स्ट क्वार्टर होता है इनका, उसमें वो कंपनी ने ईसॉप्स प्रोवाइड किए हैं, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस होते हैं वो प्रोवाइड किया है। तो जब थोड़ा खर्चा ईसॉप्स का भी आता है। और आपको अगर ध्यान होगा तो जो अभी आईपीएल गया है सीज़न, उसमें एंजल वन ने स्पॉन्सर किया था, तो काफ़ी सारा कॉस्ट लगता है उसमें। बेसिकली एंजल वन, जैसे मैंने बताया, कंपनी ने क्यों आईपीएल को स्पॉन्सर किया, बिकॉज विजिबिलिटी कंपनी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ती है, लोगों को पता चलता है एंजल वन के बारे में, नए नए कस्टमर्स को। बिकॉज आईपीएल का रीच तो बहुत छोटे छोटे गांव में भी है ना। आप टियर 5, टियर 6, जितना भी आप गांव कस्बों में जाएंगे, आईपीएल मोस्टली लोगों को पता होता है, बहुत लोग देखते भी हैं। तो जितना लोग आईपीएल देखेंगे उतना कंपनी के लिए अच्छा इसीलिए है क्योंकि उसकी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगी और क्लाइंट्स को एक्वायर करने में कंपनी को हेल्प मिलेगी। और एज आई सेड, कंपनी का बिजनेस मॉडल ही क्लाइंट एक्विजिशन पे डिपेंड करता है। जहाँ कंपनी ने क्लाइंट्स को एक्वायर करना कम किया या बंद किया, वहाँ पे इस कंपनी के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। और अगर हम पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो ईयर ऑन ईयर 33% का राइज आया पैट में, विच इज़ अ रिमार्केबल ग्रोथ अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगेन पैट में डी ग्रोथ हुआ है। ये हुआ मेजरली इसीलिए, जो मैंने आपको दो रीजंस बताए। होता है कि अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ गई, बिकॉज आपने थोड़ा तो इंक्रीज़ किया ही था रेवेन्यू में इस क्वार्टर कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, बट आपके मार्जिन्स कंप्रेस हो गए, आपका जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंप्रेस हुआ है, तो मोर और लेस, हमेशा नहीं, मोर और लेस आपके वो सारा जो मार्जिन कंप्रेशन है वो आपका पैट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम आया तो पैट भी कहीं ना कहीं आपका इम्पैक्टेड होएगा। तो ये हमने बहुत ब्रॉड ओवरव्यू लिया है, कंपनी कैसे कर रही है, क्या कर रही है। और अब हम इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। लेकिन इंडस्ट्री के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि इस कंपनी को बहुत सारे ट्विटर पे और यूट्यूब पे बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बहुत कहते थे कि कंपनी क्लाइंट एक्वायर कर रही है और बहुत जल्दी ग्रो कर रही है, बहुत छोटे छोटे गांव में भी टियर 5, टियर 6 सिटीज़ में जाके क्लाइंट्स एक्वायर कर रही है और कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ से एग्रीमेंट में नहीं था, बिकॉज होता क्या है ना, इस इंडस्ट्री की अब हम बात करते हैं क्योंकि इसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट ओवरहैंग बहुत ज़्यादा होता है। अब रिसेंटली क्या हुआ, सेबी का एक नोटिफिकेशन आया था जहाँ पे सेबी ने कहा कि जितने भी आपके मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, एमआईआईज हैं, जिसमें आपके डिपॉजिटरीज आ गई, सीडीएसएल, एनएसडीएल, और जिसमें आपके क्लियरिंग कॉरपोरेशंस आ गए, जिसमें आपके स्टॉक एक्सचेंजेस आ गए, एनएसई, पीएससी। तो सेबी ने इनको कहा है कि आप लोग जितने भी ये डिस्काउंट ब्रोकिंग आपके पार्टनर्स हैं, एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, आप इनसे स्टैंडर्डाइज कमीशन लोगे, आप इनको ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेस पे कमीशन नहीं लोगे। तो पहले क्या होता था,
जो भी डिस्काउंट ब्रोकर ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम्स जनरेट करता था एमआईआईज़ के लिए, जो मैंने बताया डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस और स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए, तो उसे उतना कम कमीशन पे करना पड़ता था, क्योंकि ज़्यादा अगर कोई वॉल्यूम लेके आ रहा है तो एमआईआई ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो वो इंसेंटिवाइज करते थे डिस्काउंट ब्रोकर्स को कि आप ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम लाओ, मीन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आओ, उनको एनकरेज करो पार्टिसिपेट करने के लिए, एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए, आप कुछ भी करो। अब जितना ज़्यादा आप ट्रेडिंग वॉल्यूम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लाओगे, उतना कम आपको हमें कमीशन पे करना पड़ेगा। तो सेबी को ये ठीक नहीं लगा। सेबी को ऐसा लगा कि ये इन्वेस्टर्स के साथ, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हार्डली 5 से 10 लाख 15 लाख का कैपिटल होता है, कोई बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है, क्योंकि जहाँ ड्रॉडाउन मार्केट में शुरू होता है ये कैपिटल गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, पर्टिकुलरली इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन द डेरिवेटिव्स मार्केट। तो सेबी ने ये इलिसिट एनकरेजमेंट बंद करने के लिए बोला है कि आप स्टैंडर्डाइज कमीशन लो इन डिस्काउंट ब्रोकर से। तो जिस दिन ये न्यूज़ आई थी, एंजल वन, IIFL सिक्योरिटीज़, 5 पैसा, ये 10-12% सीधा स्टॉक गिरे थे उस दिन। तो मेरा क्वेश्चन ये है उन लोगों से जो ये कहते हैं कि ये डिस्काउंट ब्रोकिंग एजेंसीज और ये प्लेटफॉर्म्स है, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट ओवरहैंग इसमें पहले से नहीं था? क्या ये आप लोगों को पता नहीं था कि एट सम पॉइंट इन टाइम ये जो इतना ग्रोथ दिखा रहे हैं क्लाइंट एक्विजिशन में, कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करेगा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आएगी और टांग अड़ाएगी, अपना बोलेगी कि नहीं नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है। अभी दूसरा एक डेवलपमेंट की बात करता हूँ, ऐसा चल रहा है बहुत, एंड सेबी इज़ मोस्ट लाइकली टू टेक दिस एक्शन ऑल्सो। पहले क्या होता था, अभी भी होता है, अगर आपके पास एज ए रिटेल इन्वेस्टर 5 से 10 लाख रुपए हैं, तो आप एफएनओ सेगमेंट में पैसा ट्रेड कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है ना, आप जब इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी में, तो आप 1 शेयर ले सकते हो, आप 100 शेयर ले सकते हो, आप 1000 ले सकते हो, आप 10,000 ले सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट यू हैव। बट जब आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको लॉट साइजेस लेने पड़ते हैं। आप 1 शेयर नहीं ले सकते हो रिलायंस का, उसका डेरिवेटिव का 1 शेयर नहीं ले सकते हो आपको पूरे लॉट में काम करना पड़ेगा। और लॉट साइज इस हिसाब से होता था कि अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर के पास 5 से 10 लाख रुपए हैं तो एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकता था। लेकिन ऑफ कोर्स सेबी के पास डेटा है कि सपोज 100 लोगों ने ट्रेड किया, ठीक है, तो उसमें से 95 पीपल, विच मीन्स 95% ऑफ द एंटायर ट्रेडिंग कम्युनिटी वॉज इनकरिंग हैवी लॉसेज, और 100 में से सिर्फ 5 लोग एफएनओ में ट्रेडिंग में अपने डेरिवेटिव सेगमेंट में पैसा कमा रहे थे, और 95 लोग 100 में से पैसा खो रहे थे। तो सेबी ने अब ये रूल लाने वाली है कि मिनिमम लॉट साइज is going to get increased from 5 to 10 lakhs to directly 25 to 30 lakhs. I think 20 to 25 lakhs एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बस 20 से 30 लाख के बीच में होने वाला है। अब आप खुद बताइए, किस रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 25 से 30 लाख रुपए रेडिली अवेलेबल होता है? तो ऑब्वियसली एफएनओ सेगमेंट में ट्रेडिंग बहुत कम होने वाली है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ एंजल वन के बारे में। एंजल वन का अगर 100 रुपये एंजल वन कमीशन में जनरेट कर दिए, तो 80 रुपये उसमें से वो एफएनओ सेगमेंट के ट्रेड में से कमीशन जनरेट करती है। कैश सेगमेंट में सिर्फ 8% है, बाकी कमोडिटी में है और थोड़ा मेटल्स में है। तो 80%, तो मेजर इतना बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू, इतना बड़ा चंक ऑफ कमीशन वो एफएनओ से जनरेट करती थी। अब जब सेबी का रूल आएगा और लॉट साइज जो मिनिमम 5 से 10 लाख का था वो अब 20 से 30 लाख का होने वाला है, तो ऑब्वियसली जो एफएनओ ट्रेड है उसमें बहुत ज़्यादा एक डीग्रोथ होने वाला है। बहुत कम लोग अब एफएनओ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिसके पास एक्चुअली में 20-25 लाख रुपए पड़ा है। तो इस कंपनी का तो रेवेन्यू में डायरेक्ट हिट आया है, डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है। तो ये अब कंपनी कैसे ग्रो करेगी आगे? इस कंपनी को बहुत दिक्कत होने वाली है। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि पता नहीं थी, जस्ट बिकॉज कंपनी पिछले 1-1.5 साल से अच्छा ग्रोथ कर रही है और नए नए क्लाइंट्स को एक्वायर कर रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लॉन्ग टर्म अर्निंग्स विजिबिलिटी क्लियर है। तो जिसने उसमें पैसा लगाया था, अगले दिन वो जिस दिन फर्स्ट रूल आया था सेबी का एमआईआईज़ को लेके कि आप स्टैंडर्डाइज करो कमीशन को, 10% स्टॉक गिर गया। अब आपको तो जिस दिन आप अपना अकाउंट खोलेंगे डिस्काउंट ब्रोकिंग पे, तो एंजल वन में आपने इन्वेस्ट किया, आपको डायरेक्ट 10% का उसमें लॉस दिखेगा। आपको तो एग्जिट करने का भी सोचेंगे ना कि यार ये क्या हो गया,
जब तक आप न्यूज़ पढ़ेंगे और मार्केट गिर जाएगा। तो इन सब स्टॉक्स में, इन सब कंपनीज़ में यही दिक्कत होती है। मुझे ब्रोकिंग कंपनीज़ इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि अर्निंग्स विजिबिलिटी इसमें होती नहीं है। दूसरा फैक्ट, एक और फैक्टर इसमें ये होता है कि जब तक मार्केट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज पिछले कई टाइम से मार्केट्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत सारा रिटेल पार्टिसिपेशन आया मार्केट में। लेकिन सपोज कल को कुछ हो जाता है और एक प्रोलॉन्ग्ड डाउनवर्ड साइकिल आती है मार्केट में, जहाँ पे रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं इन्वेस्टर्स के। आजकल तो क्या है, बुल मार्केट है, कोई जिसको इतना पता भी नहीं है वो भी अगर आंख बंद करके कोई स्टॉक छूता है, उसमें इन्वेस्ट करता है तो वो बढ़ जाता है। 1 महीना 2 महीना रुकेगा भी तो आगे जाके वो पैसा बना ही देता है। तो सबको ये लगता है, जो सब रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ये लगने लगा है कि उन्हें इन्वेस्टिंग आ चुकी है। वो राकेश झुनझुनवाला और इन विजय केडिया इन सब से आगे बढ़ चुके हैं। वो तो अपना 15-20 केगर करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और यहाँ इनको गलती से, क्योंकि बुल मार्केट में तो हर कोई हीरो होता है, और जहाँ पे बेयर मार्केट शुरू होगा ना तो रिटेल पार्टिसिपेशन अपने आप पीछे चला जाएगा। और जहाँ पे एज आई सेड डिस्काउंट ब्रोकिंग का बिजनेस मॉडल ही ये है, जहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन कम हुआ, अब इंक्रीमेंटल क्लाइंट एक्विजिशन में प्रॉब्लम्स आई, वहाँ पे आपका रेवेन्यू में डायरेक्ट हिट होगा, वहाँ पे आपका टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों हिट होंगी, आपके बिजनेस में कुछ बचेगा नहीं कमाने को, अर्निंग्स आपकी थोड़े टाइम के लिए पीक आउट हो जाएंगी, तो आपका प्राइस को भी कोई पी रेटिंग नहीं होगा और प्राइस भी कहीं जाएगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम होती है, मुझे इसीलिए पसंद नहीं है। मुझे इनफैक्ट एएमसीज भी कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी एएमसीज की जो अर्निंग्स विजिबिलिटी होती है वो डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से तो एटलीस्ट ज़्यादा ही है। तो यही सब था, एंजल रन के बारे में यही डिस्कस करना था, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग इसको एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट के बारे की तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का ओवरहैंग है, आगे क्या होने वाला है जाके ये भी नहीं पता है। आप देखना, आपके आंखों के सामने ये स्टॉक टूट के गिरता रहेगा, 100% तो कुछ नहीं होता है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, गलत हो सकता हूँ मैं, आई हैव द राइट टू बी रॉन्ग। तो और इस स्टॉक को लेके कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है, या फिर इंडस्ट्री को लेके कोई पूछना है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड आई बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज आउट। थैंक यू सो मच।